तो अब हम यहाँ देखते हैं डाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। बेटा फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स हम देख रहे हैं, तो बाकी बातें तो आपको अपने को आती ही हैं कि कैसे कैसे है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, न्यूरल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ। सो यहाँ पर गेम शुरू होता है डाइजेशन के साथ। मालूम हमें ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान है तो डाइजेशन होगी भैया। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा यहाँ पे? कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और एक बात दिमाग में रखने वाली है कि यहाँ पर ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप, तो ये अलग अलग तरीके से खाने को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मच्छर ले लीजिए, वो ब्लड सक करेगा, लेकिन एक कॉकरोच लीजिए, वो खाने को काटेगा और फिर बॉडी के अंदर डालेगा। समझ पा रहे हैं? अगर एक मक्खी लीजिए, ना वो सक करती है ना कुछ करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए एक मक्खी को खाने के ऊपर बैठी है कि टक 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 कुछ ऐसे 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 करती रहेगी खाने के ऊपर, समझे ना? यानी आर्थ्रोपोडा क्योंकि अलग अलग तरीके से खाना कर रहे हैं कंज्यूम, इसलिए उनके माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके से होते हैं मॉडिफाइड। और बेटा यहाँ पर आपके पास एक बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, साइफोनिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। समझो कैसे? साइफन, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ? साइफन। ध्यान से देखिए, SIPHON, और साइफन का मतलब होता है ट्यूब। समझो साइफन का मतलब क्या है? ट्यूब। तो जब आर्थ्रोपोडा को बेटा आप देख रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा में जब आप बटरफ्लाई को देखते हैं, तो बटरफ्लाई के पास किस तरीके से एक ऐसी सी एक कॉइल्ड सी ट्यूब है। समझ पा रहे हो? ऐसी एक कॉइल ट्यूब है। यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, समझ लो ये जो पार्ट है माउथ का, ये इस तरीके से खुलता है, इतना लंबा हो गया, इतना लंबा पार्ट हो गया, और अब ये फ्लावर के अंदर जाएगा। बटरफ्लाई क्या कर रही है? एक फूल में से नेक्टर निकाल रही है। क्या निकाल रही है? नेक्टर। उसका जो मीठा पोर्शन होता है जो बटरफ्लाई फूल से लेती है, नेक्टर निकालती है। तो इसके पास ये ट्यूब को अनकॉइल करती है और ट्यूब से सक कर लेती है सारा का सारा नेक्टर। समझे? इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं बेटा। बटरफ्लाई के पास आपके पास साइफोनिंग या सकिंग टाइप हो गया, लैपिंग चाटना टाइप हो गया, बी के अंदर मिलता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप अपने को बीटल में मिल गया, जितने कॉकरोचेस होते हैं वहां मिल गया, स्पॉन्जिंग टाइप इस तरीके से एब्जॉर्ब करने का। स्पॉन्जिंग टाइप कहाँ पे मिलता है? हाउस फ्लाई के अंदर। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एक मच्छर आया बैठा और उसने पियर्स किया और सक कर लिया सारा का सारा ब्लड, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मिला मस्कीटो में। तुम्हारे सिलेबस में क्योंकि कॉकरोच है, ये पार्ट है सिलेबस का, तो कॉकरोच के मैंने यहाँ पे इफेक्टिवली आपको हेड दिखाया है। हेड वाले रीजन्स में आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं माउथ पार्ट, यहाँ पे मैक्सिला, मैंडिबल्स। तो ये सब क्या करते हैं बेटा? चीजों को मैक्सिला के थ्रू, ये जो वर्ड दिख रहा है ना मैक्सिला, मैक्सिला इस तरीके से ये चीजों को किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ सकता है। मैक्सिला ऐसे पकड़ सकता है, और इसको काटने का, काट के तोड़ तोड़ के शरीर में माउथ में डालने का काम कौन करता है? यहाँ पर आप देख रहे हो मैंडिबल्स, ग्राइंडिंग इंसाइजिंग एरियाज, ये मैंडिबल्स काम करते हैं ये वाला, और लैब्रम इसमें इसकी मदद करता है। तो माउथ पार्ट्स पूरे के पूरे आर्थ्रोपोडा में अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं बेटा? मॉडिफाइड। कहानी यहाँ तक क्लियर हुआ? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है और माउथ पार्ट्स किस तरीके से मॉडिफाइड। क्लियर। अब जब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन को, ये जब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीशन में देखो ऑर्गेनिज्म पानी में रह सकता है या जमीन पे रह सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म हुआ एक्वाटिक, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है। क्या एक्सक्रीट कर रहा है? अमोनिया। और बेटा यहाँ पे ना ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सक्रीशन करने के लिए ऑर्गन्स तो अलग अलग हैं, ये तो हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट एक्सक्रीशन किस मटेरियल का किया जा रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन जो एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड। तो मैं पूछता हूँ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, क्या बोला मैंने? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स या टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स क्या रिलीज करेंगे? यूरिक एसिड। एंड पानी में मिलने वाले क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया। इज इट क्लियर? सिंपल था बेटा। अब ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए। अब से इससे पीछे पहले जो देखा, जैसे लास्ट आपने एनेलिडा पढ़ा, तो एनेलिडा में ऑर्गन के नाम पे आपने नेफ्रीडिया देखा, एस्केल्मिंथीज में रेने सेल्स देखा, प्लेटीहेल्मिंथीज में आपने क्या ऑब्जर्व किया? सोलेनोसाइट्स, जिसको हमने फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया कहा। समझते हैं ना बेटा? यहाँ पर एक्सक्रीशन में अलग अलग कैटेगरीज के इंसेक्ट्स, अलग अलग कैटेगरीज के आर्थ्रोपोडा अलग अलग स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल। जैसे इंसेक्ट की बात करी जाए तो ये यूज करते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स।
माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बेटा पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो इंसेक्ट्स में आते हैं जिससे एक्सक्रीशन होती है। कैसे? देखो यहाँ पे डायग्राम। फिर हम एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। है तो ये गट का स्ट्रक्चर। गट में देखो फेरिंग से स्टार्ट हुआ, उधर सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, गिजर्ड, यहाँ पे पूरा का पूरा ये गट मिला। बट इस गट के साथ एसोसिएटेड एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। और जरा यहाँ पे डायग्राम देखो कि आपको यहाँ पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खूब सारे माल्फिजियन ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे? देखो यहाँ से, अगर कॉकरोच की बॉडी है इस तरीके से बड़ी सी, यहाँ पे माउथ है और इस तरीके से ये गट चल रहा है, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। कोई डाउट नहीं? तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं बेटा, इस एरिया में जितना भी पड़ा हुआ गंदगी होता है, जितना भी गंदगी है इस एरिया में पड़ा हुआ, उस गंदगी को उठाएंगे ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और अपने थ्रू कहाँ पर, गट के अंदर डाल देंगे। और ये जितना गंदगी अंदर अब इकट्ठा होगा, ये गंदगी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझे मेरी बात? कहानी क्लियर हो रहा है? तो दैट मीन्स ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल सब गंदगी को यहाँ डालेंगे और गंदगी यहाँ से होता हुआ बेटा बॉडी से बाहर। कहानी क्लियर हुआ? ये किस केस में देखा बेटा? कॉकरोच। क्या कॉकरोच एक इंसेक्ट है? हाँ। तो इंसेक्ट्स में बात करी, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीट कर दिया। बात करते हैं प्रॉन और स्कॉर्पियन की। अगर प्रॉन और स्कॉर्पियन ये दो अलग अलग इंसेक्ट के अलावा, अब देखेंगे क्रस्टेशियंस में आते हैं प्रॉन्स, क्रस्टेशियन, स्कॉर्पियन, एराक्निड्स में आते हैं। ये बेटा क्लासेस हैं जिनका नाम बोल रहा हूं ना मैं, क्रस्टेशिया, एराक्निडा, ये क्लासेस हैं विद इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी टेंशन नहीं लो, शांति से, दिमाग से और तसल्ली से सुनो। जब एक्सक्रीशन करना है तो मटेरियल क्या होगा समझ आ गया। ऑर्गन कौन सा इस्तेमाल होगा हम वो देख रहे हैं। इंसेक्टा होगा तो इंसेक्ट में ऑर्गन, जब इंसेक्ट की बात करी जाए तो इनके अंदर माल्फिजियन ट्यूब्यूल होगा। इंसेक्ट के अलावा बाकी आर्थ्रोपोड के जानवर जैसे प्रॉन्स ये यूज करते हैं एंटीनरी ग्लैंड। जिसको कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड। और एंटीनरी ग्लैंड का दूसरा नाम है ग्रीन ग्लैंड। क्या नाम है? ग्रीन ग्लैंड। वेरी नाइस। तीसरा, अगर अलग से एक और टाइप का आर्थ्रोपोड देखें जैसे स्कॉर्पियंस, ये स्कॉर्पियंस किसका यूज कर रहे हैं बेटा? कॉक्सिल ग्लैंड का। किसका यूज कर रहे हैं? कॉक्सिल ग्लैंड्स। समझे? बढ़िया। यहां तक एक्सक्रीशन अच्छे से क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, रेस्पिरेशन, सांस लेना है। तो बेटा जो पानी में रहेगा, गिल्स की तरफ से लेगा, उसको कहेंगे प्रॉन। एक वर्ड है बुक गिल्स। क्या होता है समझेंगे थोड़ी देर में। अभी गिल्स को समझ आया, बुक गिल्स को जरा साइड रखो। नेक्स्ट देखो ट्रेकियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्रेकियल सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपके शरीर में ट्रेकिया मिलता है? तो अगर बेटा आप स्ट्रक्चर देखें ना तो हमें मालूम लगता है कि ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से यहाँ से ट्रेकिया आता है, ये आगे ब्रोंकाई के अंदर बढ़ जाता है और आगे यहाँ से ब्रोंकियोल्स आने लगते हैं और यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो ना, ये ह्यूमन बॉडी में लंग्स ऐसे ही तो बनते हैं बेटा। फिर आगे यहाँ पे इस तरीके से फाइनली एल्वियोलाई मिलता है, बहुत सारे एल्वियोलर सैक्स मिलते हैं। एक रफ सा डायग्राम, जैसे ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से लंग्स क्रिएट करते हैं, यही तो केस हो रहा है। अब ये आर्थ्रोपोडा में भी कुछ इससे मिलता जुलता सिस्टम है। आर्थ्रोपोडा क्या करते हैं बेटा? अगर आप किसी आर्थ्रोपोड को देखें ना, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इंसेक्ट के बॉडी की लेटरल साइड, कैसे, जैसे मैं एक इंसेक्ट बना रहा हूँ और मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, सामने से नहीं, साइड से, यहाँ से लेटरल साइड, साइड व्यू। कौन सा व्यू? लेटरल व्यू। तो यहाँ पे ना बेटा छोटे छोटे इस तरीके से आपको पोर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स, इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या टर्म करते हैं? स्पाइरेकल्स। क्या टर्म करते हैं? स्पाइरेकल्स। ये हमारे पास छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको हमने कहा स्पाइरेकल्स। तो ये स्पाइरेकल आपने देखा यहाँ पे ऐसे, ये स्पाइरेकल है। अगर मैं स्पाइरेकल के अंदर देखूं तो मुझे क्या दिखा? स्पाइरेकल इस तरीके से एक्सटेंड करता है एक ट्यूब लाइक सिस्टम, और ये इस तरीके से ट्यूब इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, जैसे हमारे लंग्स में होते हैं वैसे, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने बनाया स्पाइरेकल, बाहर से हवा स्पाइरेकल के अंदर आई और इस तरीके से इस एक ट्यूब लाइक
ट्रेकियल सिस्टम से, ये ट्यूब लाइक ट्रेकियल सिस्टम से फैल गई। पूरी हवा जो स्पाइरेकल के थ्रू बॉडी में अंदर आई वो ट्रेकियल सिस्टम से बॉडी के पास पहुंची। समझे मेरी बात? जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ एक स्पाइरेकल है, यहाँ से हवा अंदर आई और इस तरीके से ब्रांचेस, ट्रेकियल ब्रांचेस के थ्रू बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के पास जाके ये सांस चले जाती है। ये जाके जो एयर ब्रीद इन करी जा रही है वो इसके थ्रू पहुंचती है। क्या ट्रेकियल सिस्टम बढ़िया से समझ आया आपको? ओके, तो बेटा ट्रेकियल सिस्टम की ओपनिंग मैं बोल रहा हूं, ट्रेकियल सिस्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग को हमने क्या टर्म किया? स्पाइरेकल। कैसे देखा हमने? यहां देख पाए हम स्पाइरेकल्स, आपको समझ आया? ये वाला डायग्राम बेटा आपको बनाना है, स्पाइरेकल समझ आया? अब स्पाइरेकल क्लोज होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। तो स्पाइरेकल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय अ मसल। क्या बोला? स्पाइरेकल बंद या ओपन हो सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक मसल से रेगुलेटेड होती है, या फिर मैं इसको कह दूं इट इज स्फिंक्टर रेगुलेटेड। समझे मेरी बात? स्फिंक्टर तो मालूम है आपको, स्फिंक्टर एक मसल ग्रुप होता है जो किसी पाथवे को ओपन क्लोज करता है। तो स्फिंक्टर यहाँ पे जो स्पाइरेकल्स हैं वो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को करते हैं मैनेज। पक्का? देखिए, तो अभी तक आपको अच्छे से समझ आया कि गिल्स क्या होते हैं और ट्रेकियल सिस्टम क्या हुआ। अब बेटा गिल्स तो थे पानी वाले एरिया में, कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन हल्का सा मॉडिफिकेशन है। कैसे? एक काम कीजिए, आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, चलो आपको नया स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ बेटा, आपको एक पेज ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ पेज। जैसे बुक में नहीं होता, बुक को साइड से देखो, आपको एक पेज, फिर यहाँ पे दूसरा पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीसरा पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ चौथा पेज दिखाई दे रहा है। क्या इस तरीके से आपको मल्टीपल पेजेस दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर बुक के अंदर? यस। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल, ये जो आगे जिसको मैं स्ट्रक्चर को ब्लैक कर रहा हूँ, मेरे पास बेटा ये एक ऑर्गन की, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्गन की शीट, यानी मेरे पास ये एक टिश्यू का एरिया है जहाँ पर सांस का एक्सचेंज होगा, जहाँ पे एनवायरनमेंट से ली हुई जो एयर है वो बॉडी के अंदर पहुंच पाएगी। समझे टेक्निकली? अब एक मेरे पास टिश्यू है जो एक अकेला नहीं है, वो एक टिश्यू की लेयर, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर ऐसी अरेंज्ड है जैसे किताब के पन्ने होते हैं। समझे मेरी बात? यानी टिश्यू का लेयर ऐसे अरेंज्ड है जैसे किताब के पन्ने होते हैं। तो गिल्स जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन अरेंज्ड वो एक बुक के पेजेस की तरह है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? बुक गिल्स। क्या नाम रखा जाता है बेटा यहाँ पर? बुक गिल्स। तो गिल वाला स्ट्रक्चर जिसमें इंडिविजुअल टिश्यू के सेगमेंट्स पेजेस की तरह अरेंज्ड हैं तो उनको टर्म करेंगे बुक गिल्स। और लंग वाला सिस्टम जिसमें इंडिविजुअल जो टिश्यू के एरिया है जो लंग्स के एक पेजेस की तरह एसोसिएटेड है उसको हम कहेंगे बुक लंग्स। क्लियर हुआ बेटा? तो अभी आपने स्टडी किया रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना, इन दोनों काम के लिए आप गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम और बुक लंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए हैं तो इन एग्जांपल्स को रटना बेहद इंपॉर्टेंट है। याद होना चाहिए कि क्वेश्चन आता है प्रॉन में क्या मिला? गिल्स, और किंग क्रैब में क्या मिला? आपको लंग्स, बुक गिल्स। ये इंडिविजुअल वर्ड्स अच्छे से याद होंगे, पेपर आराम से निकलेगा। पढ़ते हैं आगे। सर्कुलेशन बेटा, क्वेश्चन पहला, एनेलिडा में आपको सर्कुलेशन कैसा मिला? क्लोज्ड। लेकिन अब यहां पर आपको सर्कुलेशन मिलेगा ओपन, है ना? उल्टा देखो, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से वाले लोअर ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से फाइलम में, इनमें से आपको नाम दे दिया गया, 4, 5, 10 का फाइलम दे दिया गया, उन फाइलम में से अब कौन सा फाइलम है जिसमें ओपन होगा या जिसमें क्लोज होगा। समझे मेरी बात? तो ओपन और क्लोज किस में है किस में नहीं, इसमें से ऑप्शन में से निकालने के लिए पहला क्लोज, सिर्फ आपको क्लोज याद रखना, बाकी सब ओपन होंगे। क्लोज किस में था? एनेलिडा। इसके अलावा बाद में जो होगा देखेंगे। अभी तक एनेलिडा क्लोज चल रहा है और यहाँ पे आर्थ्रोपोडा कैसा सिस्टम है? ओपन। ओके, तो अगर ओपन है तो ब्लड फ्लोज फ्रीली इनटू बॉडी कैविटी, मालूम है हम लोगों को? यस। अगर आप सोचो कि आप एक कॉकरोच के पास गए, उसके ऊपर पैर रख दिया, मर गया, खून निकला, लाल कलर का खून निकलते हुए दिखाई देगा? नहीं, कॉकरोच में से लाल कलर का खून नहीं निकलता है। समझे मेरी बात? तो ब्लड कैसा होता है? कलरलेस। ब्लड कैसा है? कलरलेस। और ऐसे कलरलेस ब्लड को नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ। समझे मेरी बात? ब्लड है लेकिन कलरलेस है। कलरलेस है इसका मतलब पिगमेंट की प्रेजेंस है कि नहीं? नो। पिगमेंट होता तो कलर होता।
तो ब्लड क्या कर रहा है, इसके पास पिगमेंट नहीं है भैया, तो ब्लड है कलरलेस। समझो मेरी बात, ब्लड है कलरलेस, नाम क्या दे दिया, हेमोलिम्फ। बेटा पिछले लेक्चर में एनेलिडा में तुम्हें समझाया था कि पिगमेंट होगा, अगर पिगमेंट होगा तो दो काम होंगे, एक तो खून को कलर मिलेगा और दूसरा वो पिगमेंट ऑक्सीजन कैरी करेगा। वो पिगमेंट ऑक्सीजन या फिर गैसेस को, जिसको मैं ऐसा स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, गैसेस को कैरी करेगा। स्टेटमेंट सही? तो अब ध्यान से, ये ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो। पिगमेंट है बेटा, और पिगमेंट अगर हुआ तो इसके दो काम थे। हमने मालूम कि पिगमेंट है तो दो काम थे, ऑक्सीजन कैरी करना और कलर देना। अगर आप कॉकरोच की बात करते हैं, जो है एक इंसेक्ट, कॉकरोच जो है एक इंसेक्ट, तो उसमें पिगमेंट है? नो। तो क्या उसका हीमोलिम्फ ऑक्सीजन कैरी करेगा? नहीं। उसके 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 हीमोलिम्फ का कोई कलर होगा? नहीं। तो अब खून जो है उसका ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है, तो बेटा ऑक्सीजन इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचा कैसे? आपने सांस लिया, सांस लंग में गया, लंग से ब्लड ने ऑक्सीजन को उठाया और बॉडी के सब टिश्यूज को दे दिया। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो एक पिगमेंट ब्लड में है, उसने आपकी लंग से तो सांस लिया और पूरी बॉडी में फैला दिया, लेकिन यहाँ तो कोई पिगमेंट नहीं। जब पिगमेंट नहीं तो बॉडी के अंदर ऐसे पूरे के पूरे शरीर में अब आपको क्या फैलाना है, पूरे शरीर में फैलाना है आपको ऑक्सीजन, गैसेस को पूरी शरीर में देनी है। तो कैसे दोगे? इसके लिए यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रेकियल सिस्टम, इसका इंपॉर्टेंस समझो। ये ट्रेकियल सिस्टम स्पाइरेकल से शुरू और आगे ऐसे बढ़ना स्टार्ट हुआ, इसने इस तरीके से आगे इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट किया। यस बेटा, अब ये और बेटा और बारीक फॉर्म के अंदर डिवाइड होता रहता है, और बारीक फॉर्म में डिवाइड होता है, और छोटा छोटा डिवाइड होता रहता है, और ये इतना छोटा डिवाइड होता है कि ये इंडिविजुअल टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स को ऑक्सीजन दे पाए। देखो कितना बारीक हो गया कि ये इतना पतला हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल्स के तक खुद पहुंच जाएगा। तो जब ट्रेकियल सिस्टम शरीर में हर एरिया तक खुद ब खुद पहुंच के ऑक्सीजन कर पा रहा है ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत लगी। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द ट्रेकियल सिस्टम इज सच एफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी बाय इटसेल्फ, उसको ऑक्सीजन ब्लड की जरूरत नहीं है। इफ द ट्रेकियल सिस्टम इज एबल टू डू दिस जॉब, सो डू यू नीड द ब्लड टू कैरी द ऑक्सीजन? नो। हेंस द ब्लड डज नॉट कंटेन अ पिगमेंट। कंसेप्ट दिमाग में लगा? बच्चे रटना नहीं, दिमाग में कंसेप्ट बिठाओ और एकदम मस्त समझ आएगा तुम लोगों को। तो पिगमेंट ना होने का पर्पस तो समझ आया, पक्का क्लियर? बट कुछ सम आर्थ्रोपोड्स जैसे प्रॉन्स, इनमें बॉडी के अंदर एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट को क्या कहते हैं? हेमोसियानिन। क्या पिगमेंट होता है बेटा? हेमोसियानिन। तो जिस दिन बेटा आप प्रॉन लेंगे, प्रॉन को काटेंगे, तो शरीर से ब्लड निकलेगा, और वो ब्लड कैसे कलर का होगा? ऐसा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये कलर जो मैंने आपको दिखाया बेटा, ये होता है सियान कलर। कौन सा? सियान कलर। तो अगर मैं कह रहा हूं हीमोसियानिन, तो बेटा ये सियान वर्ड आया ना यहाँ पर, इसका मतलब आपके पास ब्लड किस कलर का होगा? कैसा होगा? ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऐसे कलर का आपके पास ब्लड दिखाई देगा अगर आप प्रॉन को मारते हैं। कैसा है? हीमोसियानिन के अंदर क्या चीज एसोसिएटेड है? क्या चीज पड़ा है? कौन सा मिनरल? कॉपर। रट लीजिए, सियानिन कॉपर, समझे? सीसी। वेरी नाइस। लोकोमोशन भैया कितना आसान है, पैरों पे चल रहा है, अपेंडेजेस तो हैं, आर्थ्रोपोड्स पैर हैं, अपेंडेजेस हैं, तो उससे चल रहा है लोकोमोशन। जॉइंटेड अपेंडेजेस। कॉकरोच उड़ता है, यस, मच्छर उड़ता है, तो इनके पास पंख भी तो होते हैं, विंग्स भी तो हैं, उससे भी चल रहा है। कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल। और क्या इनके पास एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का बना हुआ? बिल्कुल ठीक। और बेटा काइटिन किस चीज का बना हुआ है? जल्दी बोलो, ये क्या था? ये नाग, और नाग फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पक्का क्लियर? वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे। न्यूरल सिस्टम। बेटा न्यूरल सिस्टम भैया दिमाग चाहिए, तो आप यहाँ देखो, क्या आपके पास एक ब्रेन रिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल। क्या उसके साथ एसोसिएटेड ये नर्व कॉर्ड्स दिखाई दे रही हैं? यस। और नर्व कॉर्ड्स में बेटा अब तुम्हें गैंग्लिया दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल। इनफैक्ट क्या होता है, इस ब्रेन रिंग में भी अपने को गैंग्लिया मिल रहा है, प्लस नर्व कॉर्ड में भी गैंग्लिया मिलता है। समझे मेरी बात? ब्रेन रिंग में नर्व रिंग है जिसमें गैंग्लिया है, प्लस डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड जिसके पास गैंग्लिया हो। अब तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। नर्वस सिस्टम शुरुआत में जो पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम मिला नहीं, बट नाइडेरिया में मिला। यस, नाइडेरिया यानी सीलेंटेरेटा में हमें नर्वस सिस्टम मिला और वो सिंपल एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट था। समझ आया हमको? फिर हम टीनोफोरा और फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहुंचे। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्रेन रिंग नहीं थी, एक लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था। कहानी क्लियर? एस्केलमिन्थेस में वो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ। समझ आया? अब एस्केलमिन्थेस के बाद एनिलिडा में भैया ब्रेन रिंग मिली। अब देखो वापस यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पर हमें नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिंग मिली ना, ब्रेन रिंग में गैंग्लिया मिला और ये नर्व कॉर्ड्स मिली, लेकिन नर्व कॉर्ड में आपको गैंग्लिया मिल रहा है नहीं। अब जैसे ही आप आर्थ्रोपोड पे आए, यहाँ पे ब्रेन रिंग विद गैंग्लिया तो मिला, बट नर्व कॉर्ड में भी गैंग्लिया मिला। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हुए देख रहे हो? यस, दैट मीन्स अगर अब जानवरों के इवोल्यूशनरी पैटर्न को समझे तो जैसे जैसे जानवर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, उसका नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्सिटी पकड़ रहा है। कहानी समझ आ रही है? समझो इस बात को कि नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है जैसे जैसे इवोल्यूशनरी स्केल में बढ़ रहा है। पॉरीफेरा सबसे सिंपल है तो कॉर्डेटा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे दिमाग को कितना कॉम्प्लेक्स समझा गया है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा का भी दिमाग इससे जस्ट पहले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? एनिलिडा में आपको मिली ब्रेन रिंग और गैंग्लिया, लेकिन वहां पे नर्व कॉर्ड के अंदर ये जो नर्व कॉर्ड्स दिखाई दे रही हैं, वहां गैंग्लिया नहीं थे, एनिलिडा में नहीं थे, बट यहाँ है, यहाँ आर्थ्रोपोडा में है। ठीक, नर्व रिंग विद डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। डबल है बेटा, याद रखना, वेंट्रल बॉडी के अगले हिस्से की तरफ है, वेंट्रल है, और क्या हो गया ये, और सॉलिड नर्व कॉर्ड जिसमें गैंग्लिया भी होगा। ओके बेटा, तो क्या यहाँ पे अपने पास सेंस ऑर्गन्स मिलेंगे? यस, इनके पास सेंस ऑर्गन्स भी मिलते हैं। इनके पास जो सेंस ऑर्गन्स मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे देखते हैं। यहाँ पर जब आप देख रहे हो, इधर इनके पास सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे आंखें जैसी हमारे पास हैं, कॉकरोच के पास भी तो आंखें होती हैं, जैसे अलग अलग जानवरों के पास भी तो आंखें होती हैं, एक स्पाइडर के पास भी तो आंखें होती हैं, तो आंखें हैं। आंखें जो हैं बेटा, चलो यहाँ पे तुम्हें सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। आईज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा, इंटरेस्टिंग। आईज, ये आईज ना बच्चे इफेक्टिवली दो तरीके से अपने को मिलती है, इफेक्टिवली दो टाइप्स की मिलती है, एक सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। क्या बोला मैंने? एक सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। सिंपल आई का मतलब क्या है? सिंपल आई का मतलब क्या है? आप इस फोटो से देखो, सिंपल आई में लाइट आई और यहाँ पे रेटिना पे लाइट आने के बाद इधर रेटिना पे फोकस हो रही है नहीं? ठीक, लाइट आने के बाद रेटिना पे बेटा फोकस तो हो रही है। ये इधर आपके पास क्या है? रेटिना, इस पे लाइट फोकस हो रही है। ये सिंपल था, ये सिंपल कॉर्नियल आई, और ये दोनों बेटा सिंपल आईज ही हैं, इनको सिंपल की तरह समझो। और ये इधर देखो कंपाउंड आई। मैं क्या समझा रहा हूँ, अच्छे से डायग्राम से समझो। कंपाउंड आई एक ऐसी आंख है जो पूरी की पूरी आंख एक यूनिट की तरह बिहेव नहीं करती। Compound eye is such an eye which contains of multiple units and each individual unit behaves as a separate unit. जैसे यहाँ पर कंपाउंड आई में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मल्टीपल यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। बेटा इस फोटो को देखो, आपको यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। ये कितनी सारी मल्टीपल यूनिट है, और ये हर एक मल्टीपल यूनिट एक इंडिविजुअली काम करती है। समझे मेरी बात? पक्का क्लियर हो रहा है? इंडिविजुअली काम करती है। लेकिन जो आपके पास सिंपल आईज होती है ना, हमारी जैसे सिंपल आई है, ये हमारी सिंपल आई एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। इसका ना तुम्हें सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। बेटा सिग्निफिकेंस ऐसे समझो कि तुम देखने के लिए इसको ऐसे देखो, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, जानबूझ के मैंने डब्बे दिखाए। अगर आप अपने फोन की स्क्रीन पे ना एक पानी का ड्रॉप डालें तो आपके फोन की स्क्रीन में ना आपको ऐसे ये जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से आपको ऐसे बहुत सारी लाइनें दिखाई देंगी, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? पिक्सल्स। मालूम है ना अपने को? इस तरीके से बहुत ही बारीक बारीक ऐसे आपको दिखाई देगा। समझे?
अब समझो कि जो आपकी फोन की स्क्रीन है, आपको जिसमें सारी की सारी वीडियो दिखाई दे रही है, आप समझ लीजिए आपने अपनी फोन स्क्रीन को 1000 छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ दिया मतलब सोचो कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी फोन स्क्रीन समझ लीजिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे मिला मिला के 1000 ब्लॉक्स हैं, और हर एक ब्लॉक में पूरी की पूरी मेरी फोटो और जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ हर एक ब्लॉक में सेम आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे मेरी फोटो आ रही है और यहाँ पे आप लिख रहे हो, इस ब्लॉक में भी ऐसे ही हो रहा है, देखते रहो यहाँ पे इस ब्लॉक में भी ऐसे ही हो रहा है। तो क्या आप जितना लिखा हुआ है क्या उसको ढंग से पढ़ पाएंगे? नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल पार्ट इज बिहेविंग एज ए सेपरेट यूनिट, और उसमें पूरी की पूरी इमेज बन रही है। समझे? तो बेटा ऐसी आंख जिसको कंपाउंड आई कहते हैं, उसमें हर एक एवरी इंडिविजुअल यूनिट which is called ommatidia makes its own image, वो अपनी एक सेपरेट इमेज बनाता है। समझे मेरी बात? पक्का कहानी क्लियर हुई? ये चीज कंपाउंड आई होती है। अब जो हमारी आंख है ना बेटा, ह्यूमंस की भी आंख, वो सिंपल आई है। तो सिंपल आई जितनी भी बाहर से चीजें होती हैं उसकी एक इमेज बनाता है, लेकिन कंपाउंड आई हर एक चीज की मल्टीपल इमेजेस बनाता है, और वो इमेजेस का नंबर कितना है जितना उसकी कंपाउंड आई की यूनिट्स होंगी। अगर ये 1000 की जगह 10,000 हो तो 10,000 सेपरेट इमेजेस बनेंगे। पक्का कहानी क्लियर हो रही? तो बेटा एवरी इंडिविजुअल यूनिट इन अ कंपाउंड आई इज कॉल्ड एज ओमाटीडिया। पक्का? तो बच्चे हमने यहाँ पे आईज में पढ़ा सिंपल एंड कंपाउंड आईज। तो कंपाउंड आईज, पहले सिंपल आईज को और क्या नाम दिया जाता है? ऑसिलाई। क्या नाम दिया जाता है? ऑसिलाई। और कंपाउंड आईज के लिए मैं कह सकता हूँ मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा इसकी यूनिट्स को? मेड अप ऑफ यूनिट्स। और जिन यूनिट्स को बेटा हम क्या टर्म करेंगे, अभी अभी बताया था आपको, ओमाटीडिया। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? तो वापस देखो यहाँ पे बेटा, अगर आप आंख देखना शुरू करते हैं तो ये जो आपको आंख दिखाई देती है ये आपके पास है कंपाउंड आई। ये दोनों जो आंखें अपने को दिखाई दे रही हैं ये है सिंपल आई। अब सिंपल आई की आगे क्या डिफरेंशिएशन है वो तो अपने को नहीं रीड करना है, अभी के लिए अपने को सिंपल और कंपाउंड बढ़िया से समझ आया, बहुत बढ़िया। अब किसके अंदर कैसी आंखें मिलती हैं? जैसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, हम लोग वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स हैं, तो हमारे अंदर ये वाली आंखें मिली। अब आपके पास कुछ क्रस्टेशियंस बेटा आर्थ्रोपोडा का पार्ट होते हैं, क्रस्टेशियंस में मिली। अब देखो क्या अरैक्निड्स, अगेन आर्थ्रोपोडा का पार्ट। लार्वा इंसेक्ट्स, अगेन आर्थ्रोपोडा का पार्ट। मैं जिसको अब मैं जानबूझ के मैं रेड से टिक करते रहूंगा वो आर्थ्रोपोडा होंगे। अब देखो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा में सिंपल भी मिलेगी, ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं बेटा, सिंपल आर्थ्रोपोड्स ये भी सिंपल। तो आप समझ रहे हो? यहाँ पे कंपाउंड आई, ये भी मिले, इधर भी मिले, इधर भी मिले, ये 3 एरियाज आपको दिखा दिए गए हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके पास कैसी आंखें मिलती हैं? सिंपल एंड कंपाउंड दोनों टाइप की आंख मिलेगी। समझे बेटा? बहुत गुड। एंटीना टच एंड स्मेल के लिए काम करते हैं। एंटीना क्या होता है? आपने देखा कॉकरोच के आगे इस तरीके से घूम रहे होते हैं, ये एंटीना होते हैं। ये टच और स्मेल का फंक्शन देता है, टच और स्मेल का। समझो किसका? टच एंड स्मेल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टैटोसिस्ट, ये स्टैटोसिस्ट क्या करेंगे? स्टैटोसिस्ट बेटा अब अगर कोई भी चीज चल रही है तो क्या उसको बैलेंस बनाए रखना है? अगर मक्खी मच्छर उड़ रहा है तो उसको बैलेंस बनाए रखना है, तो बैलेंस करने के लिए आपके पास अलग ग्लैंड्स हैं, और वो कौन है? स्टैटोसिस्ट। एनल सर्काई, ये एनल सर्काई क्या होते हैं बेटा? कॉकरोच में पढ़ाऊंगा तुम्हें। उनकी बॉडी के रियर एंड में नियर द एनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रट लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टच और वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस के लिए सेंसिटिव होते हैं। समझे? पढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मोस्टली डायोशियस, यानी अक्सर जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें मेल फीमेल अलग अलग होंगे सब, ठीक है? मोस्टली यानी सब, यानी कुछ मोनोइशियस होंगे एंड मोस्टली डायोशियस। ओके। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल, मोस्टली। किसी किसी के पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जब तक एग्जांपल नहीं दिए हुए ना बेटा तो तुम्हें कुछ रटना नहीं है कि तुम पूछो कि कौन सा मोनोइशियस है कौन सा डायोशियस है। डोंट हैव टू मग इट अप, रटना नहीं। जितना दिया जा रहा है उतना में शांति कर लो, तुम्हें बायो में पीएचडी नहीं करना है, ठीक है? जितना पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है,
अभी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे मालूम लगेगा, एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बस इतना ही पढ़ना है। इसके आगे तुम्हें पीएचडी करनी है, मेरे से अलग बुक पूछ लेना, बढ़िया सा बुक पढ़ना और अपना बंटाधार कर लेना। बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जितना अंदर से ना कुलबुलाहट होती है ना कि खूब सारा हम पढ़ दें, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लें, हम मास्टर हो जाए बायो के, नहीं, तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें नीट के लिए स्टडी करनी है और जितना रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे मिल रहा है, तो मन लगा के पढ़ते रहो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बोलो ये क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, समझ आता है बेटा। ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे दे सकते हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बोल रहा हूँ, विविपैरस। कुछ विविपैरस होते हैं यानी जिंदा बच्चे पैदा करते हैं। ओवीपैरस, विविपैरस एंड ओवोविविपैरस, इन तीनों की डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आओगे। तो विविपैरस का एग्जांपल बेटा यहाँ पे स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं, समझो। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किस्म की डेवलपमेंट मिल सकती है इनके पास, समझे? कहानी क्लियर? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा हम लोगों ने पढ़ ली, ये सब हमने यहाँ तक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाके एक ऐसा पोर्शन टच करने वाले हैं जो एनसीईआरटी जिसके बारे में कुछ ना कहता है। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक जगह एक वर्ड बोला है, कॉकरोच में पोरोमेटाबुलस, बस एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला। तो मैं ना तुम्हें बढ़िया सी बात समझाता हूँ। क्या? अगर एक आप आर्थ्रोपोड लीजिए, वो आर्थ्रोपोड पैदा हुआ और बच्चा जो था वो इंसेक्ट जो था ना, बेसिकली वो लार्वा बना। अब लार्वा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, समझे मेरी बात? तो लार्वा डेवलप्स एंड फाइनली बिकम्स एन एडल्ट, ओके? तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, इस प्रोसेस में जिसमें वो लार्वल स्टेज से निकल के वो फाइनली एडल्ट तक पहुंच पाता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। बेटा मेटामॉर्फोसिस में इस वर्ड पे जरा फोकस करो, मॉर्फो, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो शरीर की एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज होती है फ्रॉम अ लार्वल फॉर्म एंड चेंजेस टू एन एडल्ट फॉर्म, फ्रॉम लार्वा इट बिकम्स एन एडल्ट, उसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? ओके। अब इंसेक्ट में या किसी भी आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट अकेला नहीं बोलूंगा, आर्थ्रोपोडा में मेटामॉर्फोसिस हो रही है। तो जब मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो क्या मेटामॉर्फोसिस अलग अलग तरीके से हो सकती है? हाँ, इंसेक्ट्स may be divided into different groups depending on their mode of development। अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस हो रही है उनको क्या देते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स जिनमें मेटामॉर्फोसिस होती नहीं, मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं, उनको कहते हैं ए मेटाबोलस। ए कब बोलते हैं बेटा हम? किसी को अगर ए बोलना हो तो ए वाला नहीं कि ए, ये वाला ए नहीं, ए सिमेट्री वाला है, सिमेट्री गायब। ए मेटाबोलस, ए का मतलब एब्सेंस, तो ए मेटाबोलस। तो मेटाबोलस वर्ड कहते हैं कि जिसमें मेटामॉर्फोसिस ना हो। तो इंसेक्ट्स अंडरगो नो मेटामॉर्फोसिस, समझे मेरी बात? तो यहाँ पे लाइफ स्टेजेस में क्या है? एग, यंग वन एंड एडल्ट। कहानी क्लियर हुई? यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही। यहाँ पे जो पैदा हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बेटा एक तो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ये जो और यंग वन है, इट लुक्स लाइक द एडल्ट। दिस इज नॉट अ लार्वा, नॉट अ लार्वा, ये कोई लार्वा नहीं है, ये एडल्ट जैसा ही दिखता है। नॉट अ लार्वा, क्रॉस का मतलब नो, तो आप इसको लिख दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट अ लार्वा, समझे मेरी बात? तो जो ए मेटाबोलस हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, तो जिसमें एक रप्चर हुआ, टूटा, मतलब ब्रेक हुआ और आपके पास एक यंग बना है, एक कोई भी मतलब यंग बना, छोटा सा बच्चा है जो एडल्ट जैसा ही दिखता है और बड़े होके एडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल सिल्वरफिश। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ से लार्वल स्टेजेस हैं। इंसेक्ट्स विद ग्रेजुअल स्लो मेटामॉर्फोसिस, कहने का मतलब क्या? कुछ बेटा, कुछ जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स है ना, वो मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं, लेकिन उनके मेटामॉर्फोसिस का जो रेट है ना वो बहुत स्लो है। समझाता हूँ कैसे। एक कॉकरोच लो, कॉकरोच का अंडा टूटा और एक छोटा सा कॉकरोच है। ये कॉकरोच साइज में ग्रो करेगा, अपने काइटिन को निकालेगा, शेड करेगा मोल्टिंग से, और एक दूसरा स्टेज ऑफ लार्वल फॉर्म बनेगा। यानी मैं कहता हूँ कि ध्यान से ये वाला डायग्राम देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एग है, एग के बाद लार्वा आता है ना बेटा, तो लार्वा एक अकेला नहीं है, देयर आर लार्वल, इसको ऐसे लिख देते हैं, देयर आर लार्वल स्टेजेस, और उसके बाद आपके पास क्या बनता है? एडल्ट। ठीक, एग ऐसे था। अब लार्वल स्टेज 1,
स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5, 6, लिखते रहो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एडल्ट। समझो कितनी सारी स्टेजेस हैं। तो क्या ये प्रोसेस फास्ट होगा, स्लो होगा? ऑब्वियसली बेटा, इतनी सारी स्टेजेस है तो प्रोसेस हुआ ना स्लो। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पोरोमेटाबोलस, और पोरोमेटाबोलस को हम क्या कहते हैं? बोलस। स्लो मेटामॉर्फोसिस, क्या कहते हैं? स्लो मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है। स्लो के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है ग्रेजुअल। क्या यूज किया था? ग्रेजुअल। तो आप चाहे बोलिए स्लो मेटामॉर्फोसिस, चाहे बोलिए ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, और साइंटिफिकली इसको क्या टर्म किया जाएगा? पोरोमेटाबोलस। समझे मेरी बात? पक्का क्लियर हुआ? तो यहां मैंने क्या किया, इधर स्लो मेटामॉर्फोसिस हुई, पोरोमेटाबोलस, और अब देखो इतनी सारी लार्वल स्टेजेस आई, इतनी सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं, और फाइनली तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोसेस तो भैया स्लो है। तो देखें हम यहाँ पर, इंसेक्ट्स विद ग्रेजुअल स्लो मेटामॉर्फोसिस, पोरोमेटाबोलस। तो बेटा एग था, एग के बाद आपके पास क्या बना? निम्फ। तो हम यहाँ पे पोरोमेटाबोलस में जो ये लार्वल स्टेजेस हैं, इन सब को, सब लार्वल स्टेजेस को क्या टर्म कर सकते हैं? निम्फ। क्या टर्म कर सकते हैं? निम्फ। समझे? क्लियर हुआ बात मेरी? बहुत बढ़िया। तो ये लार्वल स्टेजेस कहलाई बेटा निम्फ। पक्का पक्का अपने को मस्त बढ़िया से क्लियर। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी से बाहर है ये सब बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। देखो यहाँ पर ये कहता है लाइव स्टेजेस में आपको एग मिला, खूब सारे निम्फ आया, उसके बाद फाइनली इमागो एडल्ट आया। बेटा इमागो कहीं पर भी वर्ड आए, देखो यहाँ पे भी हमने इमागो पढ़ा, एडल्ट। एडल्ट के लिए घर का नाम होता है उसका इमागो। इमागो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो इमागो यानी एडल्ट से पहले बहुत सारे निम्फ्स आए। ठीक, तो बेटा निम्फ और एडल्ट, इन दोनों में फर्क क्या है? समझो इन दोनों में फर्क कैसे? कहते हैं निम्फ एंड एडल्ट हैव सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। जीवन जीने का तरीका सेम है, खाने पीने का तरीका, जीवन में चलने फिरने का, पब्लिक में जाके बातचीत करने का, सब तरीके तो सेम हैं, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यानी बाहरी रूप से अगर मैं देखूं तो ये जो निम्फ है और जो एडल्ट है, समझो वो दोनों सेम टाइप का खाना खा रहे हैं। एक छोटा सा कॉकरोच का बच्चा भी, एक बड़ा सा कॉकरोच भी सेम किस्म का खाना खाएगा। समझो खाना सेम किस्म का खाएगा, बट छोटा कॉकरोच और बड़ा कॉकरोच देखने में अलग अलग होगा। समझे? छोटा कॉकरोच क्यूट सा होगा, बड़ा कॉकरोच एकदम बेकार सा घटिया सा दिखाई देगा। तो इनका स्ट्रक्चर है डिफरेंट, बट मोड ऑफ लाइफ कैसा है? सेम। तो पुत्र अगर मैंने बात करी निम्फ की और इमागो की, तो निम्फ और इमागो करेंगे सेम मोड ऑफ लाइफ, बट स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट। तो मिलता किसमें पोरोमेटाबोलस? कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। ओके, बढ़िया। अब the young one formed after every molting is called as instar, and period between two moltings is called as stadium। क्या बोला मैंने? यहां पर देखो कि आपके पास मल्टीपल मोल्टिंग हो रही है। देखो मैं M से मोल्टिंग को अगर बोलो तो आप समझो, मोल्टिंग 1 आपके पास सेकंड ये बन गया, मोल्टिंग 2 आपके पास 3 आ गया, मोल्टिंग 3 आपके पास 4 आ गया। तो मल्टीपल टाइम्स मोल्टिंग होती जा रही है। क्लियर? तो बेटा एवरी मोल्टिंग, ये चीज 1 2 3 ये अलग अलग जो स्टेजेस होंगे, इन स्टेजेस को हम क्या टर्म करते हैं? इंस्टार। क्या टर्म करते हैं? इंस्टार। इंस्टार को याद करने का सिंपल सी बात, मोल्टिंग के बाद क्या बन जाएगा भैया? वो भैया स्टार बन जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? इंस्टार। समझे? और इस मोल्डिंग के दौरान, इस दौरान जो ये वक्त लगता है, इस दौरान जो ये वक्त लगता है बेटा, इस टाइम स्पैन को हम क्या कहते हैं? स्टेडियम। टाइम पीरियड बिटवीन टू मोल्डिंग्स इज कॉल्ड है स्टेडियम। समझो इधर कैसे? यंग वन फॉर्म्ड आफ्टर एवरी मोल्डिंग इज कॉल्ड एज इंस्टार, एंड पीरियड बिटवीन टू मोल्डिंग्स इज कॉल्ड एज स्टेडियम। समझो सीधी सी बात। इसको याद करने का तरीका है कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है तुम्हारे पास, उसके बीच में कॉकरोच है जिसका नाम जो है एकदम स्टार बना हुआ है। याद हो गया? इमेजिन करो यार, कॉकरोच को मान लो शाहरुख खान। कॉकरोच एक शाहरुख खान है, स्टार है, स्टेडियम के बीच में खड़ा है। तो स्टेडियम क्या है? स्टेडियम इज टाइम, एंड उसके बीच में आपके पास कौन खड़ा है? स्टार खड़ा है। तो बेसिकली स्टेडियम के इनसाइड स्टार है, तो स्टेडियम और इनस्टार। हो गया याद? बहुत बढ़िया। लिस्ट। अब आपके पास मेटामॉर्फोसिस हुई बेटा, पोरोमेटाबोलस बहुत स्लो था। अब पोरोमेटाबोलस जैसा एक और मेटामॉर्फोसिस है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, हेमी मेटाबोलस। इसमें क्या है? अंडा था, अंडे के बाद नेक्स्ट स्टेज निम्फ नहीं नायड है।
निम्फ नहीं है। पोरोमेटाबोलस में आपने यहाँ देखा निम्फ था, लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, नायड। सब ठीक है। तो ये नायड जो है ये है क्या, कहते हैं जो नायड और एडल्ट होता है ना बेटा, ये जीवन भी अलग तरीके से जीते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी अलग है। इसलिए क्योंकि मोड ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, मोड ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है, तो इसका नाम क्या रखा गया, नायड। कहानी क्लियर हुई। तो अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई ए मेटाबोलस, अगर स्लो हुई तो पोरोमेटाबोलस, और उसमें पैटर्न क्या था, एग, निम्फ और एडल्ट। एडल्ट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इमागो। और अब यहां हम देख रहे हैं कौन सा, हेमी मेटाबोलस। 3 स्टेजेस यहां पर भी हैं, एग, नायड और एडल्ट। लेकिन ये जो नायड को नायड बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं इसको कहूँगा मोड ऑफ लाइफ अलग, और दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग। समझे मेरी बात, आसान है, बढ़िया से समझ आ रहा है तुम लोगों को। अब अगेन बेटा यंग वन जो हर मोल्टिंग के बाद, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मोल्टिंग हो सकती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो यंग वन मोल्टिंग के बाद इंस्टार कहलाता है, ये तो हमें मालूम है, इंस्टार कहलाता है। और इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, स्टेडियम। सिंपल। अब आखिरी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आया बेटा जी। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटाबोलस बोलेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे, होलो मेटाबोलस। ओके। और इसमें अलग अलग स्टेजेस आपको मिलेंगी। पहला एग स्टेज, अंडा था, अंडा टूटा, अंडा टूटने के बाद क्या निकला, लार्वा। और लार्वा कौन था भैया, कैटरपिलर। लार्वा ने क्या खाया, मलबरी लीव्स खाई, कैटरपिलर ने लीव्स खाई। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बटरफ्लाई की बात करता हूँ ना बेटा, तो बटरफ्लाई में जरा देखना, बटरफ्लाई में जो लार्वा होता है, अगर मैं स्पेसिफिकली बटरफ्लाई की बात करता हूँ तो यहाँ पर है अपने पास कैटरपिलर। और कैटरपिलर क्या कंज्यूम करता है, याद रखना ये वर्ड, मलबेरी। मलबेरी एक पेड़ होता है, उसकी लीव्स, एक पौधा है उसकी लीव्स, उसने खाया और कुछ टाइम बाद अपने आसपास एक कुकून बुन दिया। पता ना, इस तरीके से कुकून में आता है, अपने आसपास एक कुकून बुन देता है, एक पूरा का पूरा एक खोल, एक अपने आसपास एक समझ लीजिए, कुकून का मतलब क्या हुआ, अपने आसपास एक कवरिंग, एक क्लोज्ड कवरिंग अपने आसपास बना दी। समझे। तो उस क्लोज्ड कवरिंग के अंदर, यानी प्यूपा इज लार्वा प्लस क्लोज्ड कवरिंग, और क्लोज्ड कवरिंग को बेटा मैंने क्या नाम दिया, कुकून। क्या नाम दिया, कुकून। तो लार्वा प्लस क्लोज्ड कवरिंग, इसको हमने क्या टर्म कर दिया, प्यूपा। और प्यूपा के बाद प्यूपा टूटा और उसमें से क्या निकली, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई किसको रिप्रेजेंट करती है, एक एडल्ट को। समझे पूरा गेम कैसे चल रहा है। तो एग था, एग टूटा और उसमें से क्या निकला, कैटरपिलर। कैटरपिलर ने कुछ टाइम अपनी जिंदगी जी, बढ़िया से खाना पीना ठूस के खाया, दबा के। अब उसने कहा कि भैया अब मेरा मन भर गया, जो मैंने गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब जितना बढ़िया खाना था खा लिया, तो अब मैं अपने आसपास एक कवरिंग बनाऊंगा, और उस कवरिंग को क्या टर्म करूंगा, कुकून। तो कुकून और उसके अंदर बैठा हुआ लार्वा मिला के क्या कहलाएगा, प्यूपा। क्या कहलाएगा, प्यूपा। और जब प्यूपा टूट के बाहर उससे क्या निकलेगा, एक एडल्ट, और एडल्ट क्या है, इमागो। समझे। अब ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन सब में होती है, रट लो बेटा। बटरफ्लाई में होती है, और बटरफ्लाई के लार्वा को हम क्या कहते हैं, देखो लार्वा कॉल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बटरफ्लाई के लार्वा को हमने कैटरपिलर कह दिया। हाउस फ्लाई, उसके लार्वा को हमने क्या कहते हैं, मैगट। बीटल्स, इसके लार्वा को कहते हैं ग्रब। और मस्कीटो, इसके लार्वा को कहते हैं रेगुलर। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, एकदम घोल के पी जाओ। समझे। तो यहां तक तो भैया था पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा, सिंपल, आसान, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग एरिया। अब इसके बाहर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं जो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं। एनसीईआरटी कहती नहीं, बट तुम्हें आइडिया दे रहा हूं बेटा। ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसमें क्लासेस बहुत सारी है। इसमें से मैंने 3 क्लासेस तुम्हारे सामने रखी है। इंसेक्टा, जिसका थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था, अराक्निडा एंड क्रस्टेशिया, नाम याद रखना है। ये 3 क्लासेस का नाम एनसीईआरटी ने +1 और +2 में अलग अलग जगह बार बार लिखा है, तो आपको बताना जरूरी है। देखो इधर इंसेक्टा क्लासेस हैं, तो बेटा इसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आए। ठीक। जितनी भी आर्थ्रोपोडा में क्लासेस हैं, सबसे ज्यादा कौन सी क्लास है, इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी क्लासेस हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अगर जानवर किसी क्लास में मिलेंगे तो वो इंसेक्टा में मिलेंगे।
ठीक। तो इंसेक्टा बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बटी हुई है। सांस लेने के लिए स्पाइरेकल्स और ट्रैकियल रेस्पिरेशन है। एक्सक्रीशन करने के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है और ये लार्जेस्ट क्लास है। और इसके साथ एसोसिएटेड बेटा ये एग्जाम्पल दो एनसीईआरटी में इनमें से काफ़ी सारे दे रखे हैं। और अगर एनसीईआरटी में कोई नहीं है फिर भी बेटा उसको याद करो, क्योंकि एनसीईआरटी या कोई भी नीट हैव अ टेंडेंसी टू जंप आउट ऑफ एनिमल एंड प्लांट किंगडम। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर वो पूछने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कुछ बहुत तहलका नहीं मचा दिया, वो आइडिया दिए हैं बेटा, ये सब तो तुम्हें आइडिया ही है। किसी भी कीड़े को लो, एक कॉकरोच को लो, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन है, सांस कैसे लेगा, स्पाइरेकल से, रट लो, आता है तुम्हें। इमेजिन करो एक स्पाइरेकल्स, एक दिमाग में ना एक फोटो बनाओ कॉकरोच की और उसकी बॉडी में स्पाइरेकल्स को ठोक दो, उसकी बॉडी में ट्रेकियल सिस्टम को ठोक दो। इमेजिन करोगे, भूलोगे नहीं। ये रटना पड़ेगा बेटा, ये ऊपर वाला तुम्हें मस्त इमेजिन करके याद हो जाएगा। कहानी क्लियर। नेक्स्ट बनता बेटा एराक्निडा। कुछ नहीं करना, एराक्निडा दिमाग में जब भी आएगा आपके दिमाग में स्पाइडर आना चाहिए। ठीक, स्पाइडर का यहाँ पे इस डायग्राम में क्या तुम्हें ये स्पाइडर जैसा दिखाई दे रहा है बेटा? स्पाइडर में सिफेलोथोरैक्स है ना, हेड तो अलग नहीं है। इसीलिए अगर आप एराक्निडा क्लास देख रहे हैं तो इसके पास क्या मिलेगा? सिफेलोथोरैक्स। कहानी क्लियर। अब एब्डोमेन है यहाँ पर, ओके। 6 पेयर ऑफ लेग्स मिल सकती हैं, 6 सब में नहीं होंगी लेकिन 6 पेयर ऑफ लेग्स हो सकती है। गिल्स होंगे, ट्रेकियल सिस्टम एंड बुक लंग सबसे वो कर सकता है। और एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स है। ओके, क्रस्टेशिया। ये क्रस्टेशिया क्या है ये समझाता हूँ। क्रस्टेशिया बेटा जैसे आप देखो यहाँ पे क्रैब, केकड़ा, केकड़े के शरीर में बाहरी तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है। यस, क्रस्टेशिया जो है दे हैव हार्ड कवरिंग जो है बेसिकली वो एक शेल है जो शरीर को बचाता है, इसलिए इनका नाम क्रस्टेशिया। तो जिसमें भी शरीर में केकड़ा हो गया, प्रॉन हो गया, ये जितने भी चीज़ें होंगी इनमें हार्ड सी कवरिंग होती है बेटा। इनमें भी सिफेलोथोरैक्स है, एब्डोमेन होगा, 2 हिस्से हैं, शरीर में 13 पेयर ऑफ लेग्स हो सकता है, गिल्स हैं यहाँ पर, और एंटीनरी ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। बेसिकली एंटीनरी ग्लैंड्स यहाँ पे मिलेगी। एजीएम का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे आपको एजीएम पढ़ाया क्या मैंने? यहाँ पे जरा गौर करो। यहाँ पे ए एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, और इनको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग। अरे कहाँ गया भैया? इनको हम बढ़िया से एक और नाम देख सकते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो अगर मैं कहीं पे एजीएम लिख दूं तो इसका मतलब ये हुआ ये इन तीनों की बात कर रहा है। ये तीनों एक ही चीज़ होती है, समझे? क्लियर हुआ? ऐड कर लेना इसको अपने नोट्स में। तो अभी तक आपने यहाँ देखा क्रस्टेशिया, मस्त समझ है। क्रस्टेशिया में गिल्स हैं, एंटीनरी, ग्रीन और ये मैक्सिलरी ग्लैंड्स बेटा, तीनों एक वर्ड साथ साथ पढ़ लो, क्लियर हो जाता है। आखिरी में एक्स्ट्रा नहीं है इसको आराम से समझो। क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, इनके पास जॉज होते हैं जिनको मैंडिबल्स कहते हैं। इसको आप 3 से 4 बार रट लेना, पढ़ लेना, आपके दिमाग में पड़ जाएगा। पढ़ाऊंगा बाद में, बताऊंगा जब आप यहाँ पे वैली में आओगे तब आपको समझा दूंगा, कुछ खास है नहीं। मिलीपीड्स आपने देखे होंगे, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स, इन दोनों की फोटो आप नेट पे ढूंढो, आपको दिखाई देंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। मिलीपीड्स क्या होते हैं, सेंटीपीड्स क्या होते हैं बेटा? इनके पास जॉज होते हैं। अब ये तो आता था अपने को, जॉज हैं, इनके पास मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स हैं जिनको मैंडिबल्स कहते हैं, समझ आता है अपने को। ये जो वर्ड है ना, ये चली सी, ये वर्ड कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आता है, इसलिए इतना लिखवाया तुम्हें। देखो, कुछ आर्थ्रोपोड्स इनके अलावा, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, इनके अलावा रेस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स लाइक्स एराक्निडा, जिसमें स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, इन सब में मैंडिबल्स नहीं होते, काट काट के खाने को नहीं खाते। इंस्टेड इनके पास माउथ के पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी देखना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, या अगर आप कोई मूवी देखेंगे जिसमें स्पाइडर्स होती हैं, इनके पास ऐसी चीज़ होती है। ये अपने शिकार को इससे पकड़ती हैं और इसको इस तरीके से जाल में इस तरीके से बुन देती है। जैसे ना मकड़ी क्या करती है, किसी भी एक शिकार को अपने ऐसे पकड़ती है और उसको इस तरीके से जाल में बुन देती है, फिर उसके अंदर डंक मारती है और अपना सारा का सारा डाइजेस्टिव जूसेस और पॉइजन उसमें डाल देती है, तो शिकार मर जाते हैं। शिकार की बॉडी के अंदर समझ लो, जैसे मुझे एक बड़ी सी स्पाइडर ने पकड़ लिया, तो पहले मुझे जाल में बुन देगी, फिर मेरी बॉडी के अंदर डंक मारेगी, उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में पॉइजन जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। प्लस वो एक बॉडी के अंदर केक डालेगी, एक एंजाइम डालेगी, वो एंजाइम बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो गला देगा, डाइजेस्ट कर देगा। फिर ये क्या करेगी मकड़ी, उस बॉडी के अंदर, यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर इस तरीके से एक स्ट्रॉ टाइप का एक, जैसे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, उससे क्या करेगी, इस तरीके से सारा का सारा अंदर में जितने भी ऑर्गन्स होंगे जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उसको चूस लेगी, उसको पी जाएगी। ये काम करती है स्पाइडर। कितनी खतरनाक है। अब इस स्पाइडर को आपको पकड़ना है
और आपको जाले में लपेटना है, तो उसके पास इस तरीके से ऐसे फैंग्स होते हैं, और इन फैंग्स को बेटा हम क्या कहते हैं? फैंग्स, पकड़ने वाले स्ट्रक्चर। क्या? फैंग्स यानी पकड़ने वाले स्ट्रक्चर। इन फैंग्स को हम क्या टर्म करते हैं? चेलिसीरा। तो भैया यहाँ तक था पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा। महंगा काम है क्योंकि आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन बड़े सारे आते हैं। आर्थ्रोपोड की यहाँ पे एनसीईआरटी है, जल्दी से एनसीईआरटी को भी निपटा ही डालते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम आता है तुम्हें। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ये भी पढ़ लिया। सेंसरी ऑर्गन में एंटीना है, मालूम। आईज कंपाउंड एंड सिंपल पढ़ लिया। स्टैटोसिस्ट ये भी पढ़ लिया। स्टैटोसिस्ट का क्या काम करता है? बैलेंसिंग। एक्सक्रीशन, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एनसीईआरटी सिर्फ माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलता था, इसके अलावा मैंने तुम्हें और भी दो बताए। दे आर यूजुअली मोस्टली डायोशियस, यानी कुछ मोनेशियस होंगे, मोस्टली डायोशियस, कोई एग्जाम्पल रटना नहीं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, किसी में एक्सटर्नल होगी, ये भी आपने लिख लिया। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो मेटामॉर्फोसिस का आप केस देख सकते हो। ये सब तो अपने को समझ आ गया। तो यहाँ तक बेटा जी कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा आर्थ्रोपोडा। समझ आपको एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आ गया है। इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। जब तक यहाँ तक नहीं समझ आया तो आगे नहीं बढ़ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से, कान खोल के सुन लो। ऐसे काम नहीं चलने वाला मैं तुम्हारा, मैं पहले बता रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स। अगर ये तसल्ली से ना हुआ ना बेटा, ये एनिमल किंगडम की बातें तुम्हें तसल्ली से नहीं समझ आई ना, तो ये एनिमल किंगडम पूरा का पूरा टाइम परेशान करेगा। मेरे से इससे ज़्यादा आसान तरीके से एनिमल किंगडम कोई नहीं पढ़ाने वाला। इससे ज़्यादा आसान तरीके से एनिमल किंगडम ना ही तुम्हें समझ आएगा। तो जितनी बातें बताई हैं उनको तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से समझो और याद कर डालो और दबा के क्वेश्चन लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें उतना बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ तक थी बेटा आज की क्लास। बढ़िया तुम्हें समझ आ गया, और घर जाओ और फोड़ो।